Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी आज से 23 साल पुरानी है। साल 2001 में गुजरात के कच्छ इलाके में भीषण भूकंप आया था। ये एक बड़ी त्रासदी थी जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बहुत प्रॉपर्टी ज़मींदोज हो गई थी, मकान दुकान सब कुछ, और बहुत से लोग दिव्यांगता का शिकार भी हो गए थे। तो 2001 में वो तारीख थी 3 जनवरी की, और इसी रोज़ जब कच्छ के इलाके में वो भूकंप आया तो प्राकृतिक आपदा अमीर गरीब छोटे बड़े का भेद तो करती नहीं है। तो जब भूकंप आया तो भुज जेल की जो दीवार थी वो दीवार भी टूट गई। अब ये ऐसे कई कैदियों के लिए एक सुनहरा मौका था जिनके हाथ पांव सलामत थे या जिन्हें उस भूकंप में चोट नहीं लगी। उनको लगा कि जेल की दीवार टूट गई है, यहाँ से भागा जा सकता है। तो कई कैदियों ने भागने का रास्ता चुना, और इन्हीं में से एक कैदी ऐसा था जो आज से 23 साल पहले भुज जेल की दीवार जब टूटी तो उसका फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। ये कोई मामूली कैदी नहीं था। इस पर 30 से ज़्यादा चोरी के मुकदमे थे, यानी वो एक हैबिचुअल क्रिमिनल था। हिस्ट्री शीट उसके नाम की बाकायदा खुली हुई थी, क्योंकि ताबड़तोड़ चोरियां करता था। आप समझिए, 30 से ज़्यादा मुकदमे अगर किसी आदमी पर हो और वो भी चोरी के, तो वो कितना शातिर चोर होगा और कितना ताबड़तोड़ मुकदमा पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज भी किया होगा। एक ख़ास कानून है गुजरात में जिसका नाम है पासा। जैसे मकोका है ना, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट, उसी तरह से पासा भी है। तो पासा के तहत इस मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज था, और ये गुजरात पुलिस की रडार में रहने वाला एक मुलजिम था, एक चोर था, जिस पर पुलिस हमेशा निगरानी रखना चाहती थी, क्योंकि जब भी ये जेल से बाहर निकलता था कोई ना कोई कांड ज़रूर करता था। इस आदमी की पहचान थी, इस मुलजिम की पहचान थी केदार उर्फ राज बारिक। ये 24 साल का एक नौजवान था और मूल रूप से ओडिशा के गंजाम ज़िले का रहने वाला था। लेकिन ये गुजरात में ताबड़तोड़ चोरियां करता था और कई बार गिरफ्तार हो चुका था। इस बार वो जेल में था। इत्तेफाक से जेल की दीवार भूकंप की वजह से टूट गई और वो फरार हो गया। तब कच्छ की पुलिस और सूरत पुलिस ने इस आदमी को ढूंढने की शुरुआत की। दिन महीने साल गुजरते चले गए, लेकिन केदार ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। मिला ही नहीं, उसका कोई पता ठिकाना किसी को नहीं मिला। केदार को जानने वाले जो उसके कॉमन फ्रेंड्स थे, जेल के अंदर जेल के बाहर, उसके साथ काम करने वाले जो दूसरे चोर थे, सबसे पुलिस ने पूछताछ कर ली। क्योंकि पुलिस के पास उसकी पूरी जन्म कुंडली थी, बही खाता था। तो उसका जो गांव था गंजाम ज़िले में, वहाँ पर भी गुजरात पुलिस की टीम कई बार गई और ये पता करती रही कि क्या केदार महीने 2 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल कभी गांव आया क्या कभी किसी से उसकी बात हुई क्या, अपने घर वालों से उसने कोई कांटेक्ट किया क्या। लेकिन हर बार पुलिस को केदार के बारे में जवाब जो है वो नकारात्मक ही मिला, और कभी भी केदार के बारे में कोई जानकारी, कोई खबर नहीं मिली। यहाँ तक कि सूरत पुलिस ने ओडिशा के उस ज़िले में अपने कुछ मुखबिरों को स्पेशली डिप्यूट किया, तैनात किया, जो वहीं के रहने वाले थे, और उनको कुछ इनाम की बात या कुछ ऐसा वादा भी किया कि अगर तुम इस मुलजिम के बारे में हमें बता पाओ तो हम तुम्हें रिवॉर्ड करेंगे। इस तरह का इन्फॉर्मेशन भी पुलिस ने, मतलब इस तरह की कोशिश भी पुलिस ने ओडिशा जाकर की, ताकि वहाँ जैसे ही ये आदमी आए या अपने घर वालों को फ़ोन करे, उसकी कोई जानकारी मिले, तो गुजरात की सूरत पुलिस को फ़ौरन इसके बारे में जानकारी मिले। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद केदार के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इधर ये जो आदमी था, ये चूंकि हर गुजरते दिन के साथ ही मामला एक कोल्ड केस में तब्दील होता जा रहा था, तो पुलिस को जब 23 सालों का लंबा वक्त, या समझ लीजिए 20 सालों का लंबा वक्त गुजर गया, तो पुलिस को ये लगने लगा कि शायद अब केदार इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि अगर वो ज़िंदा होता तो बाकी लोगों की छोड़िए, कम से कम अपने घर वालों से तो एक बार संपर्क करता। इंसान को ऐसी भी क्या आज़ादी की चाहत होगी जिसमें वो अपने नाते रिश्तेदारों से, अपने भाई
बहन, मम्मी, पापा किसी से कभी मिलने की कोशिश ही न करे और 20 सालों से ज़्यादा का वक्त, 2 दशक से ज़्यादा का वक्त गुजर जाए, ये बात बड़ी असंभव सी लगती थी। इसलिए पुलिस गुजरात की ये मानकर चलने लगी कि केदार अब इस दुनिया में नहीं है। और इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया 23 सालों का वक्त गुजर गया, जो एक लंबा वक्त होता है। लेकिन 23 साल बाद इस केस में एक मेजर टर्न आया। एक मुखबिर के जरिए ही सूरत क्राइम ब्रांच को केदार के बारे में एक जानकारी मिली। उस मुखबिर ने यह बताया कि आप जिस मुलजिम को पिछले 23 सालों से ढूंढ रहे हैं और जिस मुलजिम को आप अब मरा हुआ मानते हैं, वो अब भी जिंदा है। पुलिस ने पूछा कौन? तो बताया केदार। केदार जिंदा है और केदार ज़्यादा दूर नहीं बल्कि गुजरात का जो पड़ोसी राज्य है राजस्थान, वहाँ रहता है। उस मुखबिर ने पुलिस को ये जानकारी दी कि बाड़मेर ज़िले में जो ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पर एक जगह है बालोतरा, और बालोतरा के पास एक गांव है पचपदरा। उस पचपदरा गांव में रिफाइनरी का जो इंस्टॉलेशन है, जो यूनिट है, वहाँ वो एक मजदूर के तौर पर काम करता है। अब ये बड़ी सटीक और बड़ी स्पेसिफिक इनपुट थी, बहुत पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन था और सूरत पुलिस को लगा कि इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना है और सूरत पुलिस की एक टीम फौरन बाड़मेर पहुंची, बालोतरा पहुंची। वहाँ जाने के बाद जब पुलिस ने बड़े खुफिया तरीके से रिफाइनरी के मज़दूरों के बारे में पूछताछ की, पता किया, तो पुलिस को ज़ोर का झटका लगा। झटका क्यों लगा? क्योंकि उस रिफाइनरी में करीब 30,000 मज़दूर काम करते हैं। अब ये भी अपने आप में, कहते हैं ना, भूसे के ढेर से सुई ढूंढने वाली बात है। ये तो पता चल गया कि रिफाइनरी में वो काम करता है, लेकिन वो 30,000 मज़दूरों में उसे ढूंढेंगे कैसे, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और ख़ासकर एक ऐसा आदमी जो जेल तोड़कर भाग गया और कभी उसके बाद गिरफ्तार नहीं हुआ, तो जाहिर है वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ तो कम से कम नौकरी नहीं कर रहा होगा। तो पुलिस के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। साथ ही चैलेंज ये भी था कि 23 साल पहले जब वो जेल से फरार हुआ था, तब उसकी उम्र बमुश्किल 24 साल की थी और आज की तारीख में वो एक 47 साल का आदमी था, एक मैच्योर्ड पर्सन था। 24 साल की उम्र नौजवान उम्र होती है। तो इतने दिनों में उसका हुलिया काफ़ी हद तक बदल गया होगा और शरीर का जो अपीयरेंस है, जिसे ढांचा कहते हैं, वो भी काफ़ी चेंज हो गया होगा। तो पुलिस कैसे उसे आइडेंटिफाई करेगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती सूरत पुलिस के पास थी, क्राइम ब्रांच के पास थी। लेकिन क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले जब इतनी दूर पहुंच गए थे तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रिफाइनरी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, उनसे बातचीत की और कुछ एक पुलिसकर्मी मजदूर के तौर पर उस रिफाइनरी में नौकरी पा गए। नौकरी क्या पा गए, ये एक अरेंजमेंट पुलिस ने किया रिफाइनरी के ऑफिसर्स के साथ मिलकर कि उन्हें नौकरी कुछ दिनों के लिए दे दें और वो नौकरी करते हुए मज़दूरों के बीच रहेंगे और इस मुलजिम के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। रिफाइनरी की जो अथॉरिटी है वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई। पुलिस वाले थे, सरकारी काम के लिए आए थे, मना भी नहीं कर सकते थे और कुछ एक पुलिस वालों को इस रिफाइनरी में नौकरी मिल गई, यानी मज़दूर के तौर पर वो रिफाइनरी में काम करने लगे, अंदर आने जाने लगे। बाकायदा जो जंप सूट वगैरह पहनकर वहाँ लोग काम करते हैं, उस तरह से मज़दूर बनकर, हेलमेट पहनकर, वो एक कामगार बनकर मज़दूरों के साथ घुल मिल गए। इसके बाद वो धीरे धीरे जानकारी जुटाते रहे और वो जिस मिशन पर आए थे उस मिशन में जल्दी ही उन्हें कामयाबी मिली। 24 साल पहले जो नौजवान जेल से फरार हो चुका था, 47 साल की अब उसकी इस उम्र में वो पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गया था और उसके चेहरे पर कच्ची पक्की दाढ़ी थी। लेकिन जो पुरानी तस्वीर पुलिस के पास थी, उस तस्वीर में उसके जो फेशियल फीचर्स थे, उसके साथ इस आदमी का जो करंट अपीयरेंस था, यानी मौजूदा हुलिया था, उसकी कुछ बातें मेल खाती थी। पुलिस के पास वो पुरानी तस्वीर भी थी और नई तस्वीर भी। मैं कोशिश करूंगा कि ये कहानी जब आप लोग सुन रहे हों तो वो दोनों तस्वीरें आपके सामने हो, जिससे आप थोड़ा कंपेयर भी कर पाएँ और को रिलेट कर पाएँ। तो खैर, पुलिस की ये कोशिश रंग लाई और फाइनली उस आदमी को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया और इस तरह 23 सालों के बाद केदार उर्फ राज बारिक को सूरत की पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। अब फिर से उसका नया ठिकाना जेल ही है और सूरत जेल है।
कहानी बस इतनी ही है, लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने के बाद एक मेरी सोच है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर किसी इंसान को आज़ादी इतनी प्यारी है कि वो अपनी पहचान बदल कर सालों साल कोई और ज़िंदगी जी रहा है, और वो कोई बहुत बड़ी और कामयाब ज़िंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि जब पहचान बदल कर जी रहा होता है तो दबक कुचला तरीके से ही जीना पड़ता है, वो चौड़े से नहीं रह सकता। कहने का मतलब नाम बदल लेना पड़ेगा, घर वालों से बातचीत नहीं हो पाएगी। अब आप सोचिए कि अपने दोस्तों, नाते, रिश्तेदारों से, घर वालों से पिछले 23 सालों में इस आदमी ने एक बार भी बातचीत नहीं की। तो ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जब वो अपने लोगों से मिल ना सके, खुलकर एक ज़िंदगी जी ना सके। अगर आज़ादी इतनी ही प्यारी है तो अपराध का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक सबक है उन लोगों के लिए जो कभी भी भावावेश में आकर या गुस्से में आकर कोई अपराध करने के बारे में सोचते हैं, या सोचते हैं कि उसे सबक सिखाऊंगा, कानून हाथ में लेने के बारे में सोचते हैं। आज़ादी बड़ी नायाब चीज़ है और इसके साथ किसी दूसरी चीज़ की तुलना नहीं हो सकती। इंसान आज़ादी के लिए मर मिटता है, जान दे देता है। तो ऐसी आज़ादी छिन जाए, ऐसा काम क्यों करना। इस आदमी के बारे में सोचकर मुझे अफसोस भी हो रहा है। 23 साल बाद पकड़े गए, 23 सालों तक वो घुट घुट कर जीता रहा। कोई बहुत मज़े से तो जिया नहीं होगा, हमेशा उसके डर रहा होगा कि भाई मैं पकड़ा ना जाऊँ। चलिए 23 साल, पूरे 23 साल नहीं डरा होगा, कम से कम शुरू के 10 साल तो डरे होंगे। बाद में भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात होगी, नहीं तो फिर वो गंजाम ज़िले में उसका जो परिवार है उससे तो वो कांटेक्ट करता। इन 23 सालों में वो एक बार भी अपने घर नहीं गया, उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। क्या फ़ायदा है ऐसी आज़ादी का। तो हैरानी होती है। आप लोग भी सोचिएगा और इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले मैंने जो प्रीवियस स्टोरी सुनाई थी और मैंने आपको बताया था किस तरह से छत्तीसगढ़ में एक शख्स की बीच रास्ते में आधी रात को हत्या की गई, और उस मामले को पुलिस ने वहाँ सॉल्व किया एक कार जो संदिग्ध तरीके से हाईवे पर पुलिस को नज़र आई थी उसके सहारे। तो उस स्टोरी पर कुछ लोगों ने जो कमेंट किया है, उस स्टोरी को आपका बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोग उस स्टोरी को लगातार देख रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स जो आए हैं, ये कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। उमा शंकर हमारे एक दर्शक हैं, उनका कमेंट सबसे ऊपर ही चमक रहा है। उन्होंने कहा है शम्स ताहिर खान से अच्छी स्टोरी सुनाते हैं आप। चलिए मैं इसे एक बेंचमार्क के तौर पर और एक मेजर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेता हूँ। हालांकि शम्स सर तो देखिए अनपैरेलल्ड हैं, उनसे तो हम सीखते हैं, लेकिन उनसे अगर तुलना न भी करें तो भी अगर मान लीजिए मेरी कहानियाँ या मेरा ये जो पेशकश है, मेरी पेशकश आपको अगर अच्छी लगी तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच उमा शंकर जी। मिस्टर अंश तिवारी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। रेखा भट्ट जी रेगुलर कमेंट करती हैं, मेरे ख्याल से वाराणसी से हैं। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं, उन्होंने घटना पर बहुत अफसोस जाहिर किया है और उन्होंने थैंक यू कहा है स्टोरी सुनाने के लिए। वर्जीनिया डिसूजा उन्होंने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि येस्टरडे स्टोरी वॉज मिस्ड, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, कभी कभी मिस हो जाता है, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ मिस। कोशिश करूंगा कि आइंदा जो है गैर हाजिर न रहूं। पीके चंद्रा ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। पारुल गोयल, नाइस वे ऑफ प्रेजेंटेशन इन्होंने लिखा है। फरहाद अली ने कमेंट किया है, टाइमिंग मायने रखती है। एक हमारी दर्शक ने, मतलब लड़की की तस्वीर है डीपी में, तो मैं बता नहीं सकता हमारी दर्शक हैं या हमारे दर्शक हैं, लेकिन तस्वीर पर अगर जाएं तो उन्होंने लिखा है कि टाइमिंग मायने रखती है। थैंक यू वेरी मच। उद्रेश बिंद ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। विनय नासवाले जी, विजेंद्र सिंह जी और अजहर मंसूरी साहब, इन्होंने गुड लिखा है। परूप शिष्टा जी जर्मनी से रेगुलर कमेंट करते हैं। दिलीप मेहर का कमेंट है, स्वागत आपका। ओनली हिंदू के नाम से एक आईडी है। मरियम मोहम्मद का कमेंट है, नाइस स्टोरी उन्होंने लिखा है। और ट्रेंडिंग पंजाबन के नाम से एक आईडी है, राम राम जी, इन्होंने लिखा है। राजेंद्र डेलू का कमेंट है। राजेंद्र डेलू का ताल्लुक़ कहीं राजस्थान से है या नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसा सरनेम मैंने राजस्थान में सुना है। विजय हंसदा जी हैं, ये तो पक्का मेरे गांव घर के लोग हैं, झारखंड के। बहुत स्वागत आपका। रोहित सिंह जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज रावत, डीएस भक्ति के नाम से काटी है। प्रकाश पी और क्रिएशन के नाम से एक आईडी है। होमी राय और श्याम बहादुर गुप्ता ने भी कमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता हूँ। आप इसी तरह से अपनी बात रखते रहिए, अपना कमेंट्स भेजते रहिए। मैं हमेशा की तरह एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये सारे कमेंट्स पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ, तो इसीलिए जो बात आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं वो मुझ तक पहुँच जाती है। फिलहाल इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।